राधिका की ट्रेन आज बहुत लेट हो गई थी। आज वो 15 दिन बाद अपने मायके से लौट रही थी। हालांकि लौटना तो उसी 1 महीने बाद था। पर परी अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगी और राधिका को भी उसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए पहले ही लौट गई। ट्रेन से उतरकर उसने टैक्सी की। हालांकि बहुत रात हो जाने की वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, ट्रेन लेट होने की वजह से। एक बार को उसका मन हुआ कि देवेंद्र को फ़ोन करके स्टेशन बुला ले, पर फिर नहीं किया, क्योंकि एक तो वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी और दूसरी बात कि देवेंद्र को फिर से उसे सुनाने का मौका मिल जाता कि वो कमज़ोर है और वो उसे ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती थी। राधिका एक सिंपल सी घरेलू लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर नहीं सकती थी, बस उसे अपना घर और परिवार संभालने में खुशी मिलती थी। पहनावे में भी भारतीय परिधान ही उसे पसंद थे और वो उस पर फबते भी बहुत थे। आँखों में काजल और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, माथे पे बिंदी और पैरों में पायल पहन वो सौंदर्य की प्रतिमूर्त दिखती। अपनी पहनावे की तरह स्वभाव से भी बहुत ही शांत और सिंपल लड़की थी। किसी पर भी तुरंत भरोसा करना और किसी भी अनजाने में भी आहत ना करना उसके स्वाभाविक गुण या अवगुण जो भी कह लीजिए उसमें विद्यमान थे। हालांकि कभी कभी देवेंद्र की फरमाइश पे वो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती थी, जबकि उसे वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पर देवेंद्र की खुशी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए जब भी उसके साथ कहीं जाती वो उसी हिसाब से तैयार होती। देवेंद्र को हमेशा से ही मॉडर्न लुक पसंद था, इसीलिए वो कई बार राधिका को कहता और राधिका भी उसके कहे का मान रखती। पर वेस्टर्न कपड़ों में भी वो देह उखाड़ू कपड़े से दूर ही रहती। नन्ही परी उसकी गोद में ही उसके कंधे पे सिर रख कर सो रही थी। टैक्सी में बैठने से पहले उसने सुरक्षा की दृष्टि से उसने टैक्सी ड्राइवर की इजाज़त से ही उसकी एक फ़ोटो ली और टैक्सी नंबर अपने भाई को भेज दिया और अपना जीपीएस ऑन करके अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के भाव उसके चेहरे से नजर आ रहे थे। डरती कैसे नहीं, एक तो औरत और उस पर ऐसे इसकी नन्ही बच्ची परी भी थी उसके साथ। टैक्सी ड्राइवर की नज़र बार बार रियर व्यू मिरर से राधिका को देख रही थी। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो बोल ही उठा, बहन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरे घर में भी माँ बहनें हैं। जब तक आप मेरे साथ हो आपको कुछ नहीं होगा। आपको सुरक्षित पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है। अपने भाई पे भरोसा रखें। ड्राइवर की बात सुन राधिका ने झिझकते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो घर पे सब गुस्सा करते, इसीलिए सारी डिटेल भेजनी पड़ी। आप बुरा मत मानो। नहीं बहन, मैं बुरा नहीं मान रहा। आपने बिल्कुल ठीक किया। आजकल के समय में अपनी सुरक्षा देखना कोई बुरी बात नहीं। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बातों बातों में रास्ता कब कट गया पता भी नहीं चला। राधिका घर आ गया था। उसने परी को गोद में उठाया और टैक्सी से उतर गई। ड्राइवर ने सामान उतार कर उसके घर के दरवाजे के पास रख दिया तो राधिका ने भी उसके पैसे उसे दिए। तभी उसने राधिका और परी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रख कर कहा, कभी भी इस भाई की ज़रूरत पड़ी तो याद करना। राधिका का मन भावुक हो उठा। उसने बहुत मुश्किल से आँख में उतर आए आंसुओं को खुद में जब्त करते हुए कहा, जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइवर भी हाथ जोड़ कर फिर चला गया। राधिका ने बिल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। घड़ी में 11 बज रहे थे। उसने बिल पर ऐसे हाथ हटाया और पैसे से घर की चाबी निकाल कर दरवाजे में लगा दी। उसने अंदर आकर नींद में डूबी परी को धीरे से सोफे पर लिटाया और फिर अपना बैग खींच कर अंदर किया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बेबी, आप बस 5 मिनट यहाँ सो, मम्मा अभी आपके पापा को मिलकर आती हैं। राधिका ने झुककर सोई हुई परी के माथे को चूमते हुए कहा। देवेंद्र से इतने दिन बाद मिलने की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो देखना चाहती थी अचानक से उसे देखकर देवेंद्र क्या कहता है, और फिर उससे पूछती कि देखो, मैं अकेली आ गई, कमज़ोर नहीं हूँ।
देवेंद्र की आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहती थी। वो चुपचाप दबे पांव अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो देवेंद्र को सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर अपने रूम के दरवाजे के पास उसके पांव ठिठक गए। अंदर से किसी के हंसने और खिलखिलाने की धीमी आवाज़ आ रही थी। राधिका के आश्चर्य से भौहें सिकुड़ गई और माथे पे बल पड़ गए। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन है? सोचते हुए राधिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देख उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे लगा उसका सिर घूम गया हो, जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से दरवाजे का सहारा लेकर वो खुद को खड़ी रख पाई। बेड पे सामने उसकी सहेली अंजलि अधनंगी हालत में उसके पति देवेंद्र के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त थी। देवेंद्र अपने होश संभालने के बाद राधिका दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देते हुए चीख उठी। दरवाज़ा धड़ाम की एक तेज़ आवाज़ के साथ दीवार से टकराता हुआ पूरा खुल चुका था। राधिका को सामने देख दोनों हड़बड़ा चुके थे। देवेंद्र अंजलि के ऊपर से हट गए, जल्दी से खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से अटकते हुए उसके शब्द निकले, राधिका तुम। अचानक अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए उसने अपनी शर्ट नज़र नहीं आ रही थी, तो उसकी नज़रें तेज़ी से इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे ज़मीन पे पड़ी अपनी शर्ट नज़र आई, तो उसने जल्दी से उठा लिया, पर हड़बड़ाहट में पहन नहीं पा रहा था। अंजलि ने जल्दी से खुद को चादर में लपेट लिया था और फटी आँखों से राधिका को देखे जा रही थी, जैसे भूत देख लिया हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। राधिका दोनों हाथों से ताली बजाती हुई देवेंद्र और अंजलि को देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई अंजलि के पास पहुंच चुकी थी। अंजलि खुद को चादर में लपेटी हुई बिस्तर से नीचे उतर कर खड़ी हो गई। राधु देखो तुम जो सोच रही हो ऐसा। एक जोरदार थप्पड़ से अंजलि के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे और राधिका उसके सामने गुस्से से लाल आंखें लिए देख रही थी। उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आँखों के रास्ते गुस्सा बहकर बाहर आ रहा था। बोल न पाने की स्थिति में और अपने आप को रोकने के कारण उसकी सांसें फूलने लगी थी। अपने गाल पे थप्पड़ पड़ते ही जहाँ अंजलि गुस्से से तिलमिला गई, उसकी मुट्ठियाँ कस गई और जबड़े कस गई, वहीं देवेंद्र झटके से राधिका के पास पहुँच गुस्से से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए चीख पड़ा, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर पागल ना हो जाऊँ तो क्या हो जाऊँ? एक बार भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? मेरा ख्याल नहीं आया? राधिका ने गुस्से से देवेंद्र का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, क्या कमी थी आखिर मुझ में? अगर थी भी तो कहते ना, मैं पूरी कोशिश करती उसे दूर करने की, और अगर फिर भी नहीं कर पाती तो भी कह देते, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती। पर इस तरह विश्वासघात का छोरा तो ना घोंपती मेरी पीठ पर। राधिका ने रोते रोते अपना सिर देवेंद्र के कंधे से टिका दिया। उसका कॉलर अब भी उसने अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला चुकी थी। उसे लग रहा था उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। राधिका को देवेंद्र के कंधे से लगी देख पहले से ही गुस्से से तिलमिलाई अंजलि अब बर्दाश्त ना कर सकी। उसने वहीं टेबल पर रखा पीतल का गुलदान उठाया और इससे पहले देवेंद्र कुछ समझ पाता उसने राधिका के सिर पर वार कर दिया। वार इतना तेज़ था कि राधिका के सिर से खून के फवारे फूट निकली। उसकी पकड़ देवेंद्र के कॉलर से छूट गई। अपना एक हाथ सिर पर रखते हुए उसने पलट कर देखा तो सामने अंजलि गुलदान लिए खड़ी थी। खून के छींटे उसके चेहरे और चादर पर भी फैले हुए थे। गाढ़ा खून, गाढ़ा गर्म खून, जो कि इतना गाढ़ा था कि लाल न दिखकर काला होने का आभास दे रहा था, बहकर राधिका की आंखों के ऊपर से होते हुए उसके गालों पे बह रहा था, जैसे उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हों और वो उन्हीं रक्तिम आंखों से अंजलि को देख रही थी। कुछ ही क्षणों में राधिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो कटे पेड़ की भांति
ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अभी भी जैसे अंजलि को ही घूर रही थी। इधर अंजलि अभी भी अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसी तरह गुलदान हाथ में ली अभी भी गुस्से से कांप रही थी। राधिका को नीचे गिरते देख देवेंद्र सख्ते में आ गया। ये क्या किया तुमने? होश में आओ अंजलि। देवेंद्र ने बुद्ध बनी अंजलि को कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। अंजलि भी जैसे ही होश में आई सामने राधिका को खून से लथपथ दी। उसकी होश उड़ गई। हाथ से गुलदान छोड़कर जोर की आवाज़ के साथ ज़मीन पे गिर पड़ा। देवेंद्र देवेंद्र ये सब मैंने नहीं। देवेंद्र अंजलि ने अपना चेहरा देवेंद्र के सीने में छिपा लिया। डर से उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। देवेंद्र ने गुस्से से उसे झटक कर अपने से दूर कहते हुए कहा, अब क्या मुंह छुपा रही हो? ये सब क्या किया तुमने? अब क्या करेंगे हम? देवेंद्र गुस्से और टेंशन से कमरे में ही बेचैनी से कभी इधर जाता तो कभी उधर। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। थक कर वो अपनी कमर पे एक हाथ रखे और दूसरे हाथ की उंगलियों को अपनी भौहों पे फिराते हुए राधिका के पास आकर खड़ा हुआ। फिर उसने अपने पैर को मोड़ते हुए एक घुटने पे बैठ गया और अपनी उंगलियां राधिका की नाक के पास ले जाकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। उसने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, तो अब क्या करें हम लोग? अंजलि ने किसी तरह से हकलाते हुए कहा, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वैसे अंजलि पीली पड़ चुकी थी। पागल हो गई हो क्या? एक गलती तो तुम कर चुकी हो, दूसरी इसे हॉस्पिटल पहुंचा कर मैं करूं? अगर ये बच गई ना तो हम दोनों जेल में होंगे। और जो ये शानदार बंगला गाड़ी जिसमें तुम ऐश कहती हो ना, सब इसी के बाप का दिया हुआ है। इसका बाप हमें भी स्वर्गवासी बना देगा। देवेंद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तो अब क्या करेंगे हम लोग? डर के कारण अब अंजलि की रुलाई फूट पड़ी थी। उसके हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। एक मिनट, अगर ये यहाँ है तो परी कहाँ है? अचानक से देवेंद्र को अपनी बेटी परी की याद आ गई। वो तेजी से कमरे के बाहर निकलने लगा तो अंजलि चीख पड़ी, मुझे इसके पास अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी। और उसने दौड़ते हुए देवेंद्र की बाँह पकड़ ली। जाकर पहले खुद को साफ करो और अपने कपड़े पहनो। बोलते हुए देवेंद्र ने गुस्से से उसका हाथ अपनी बाँह से हटाते हुए उसे झिड़क दिया और तेजी से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में नन्ही सी परी इस बात से अनजान कि आज उसके सर से माँ की ममता भरे हाथ हट गए। अब रोने पे उसकी माँ उसे चुप कराने नहीं आएगी। सोफे पे आराम से सो रही थी। उसके मासूम से होंठों पे एक मुस्कान खेल रही थी। शायद कोई प्यारा मधुर सपना देख रही थी। देवेंद्र की जाते ही अंजलि डर के मारे जल्दी से अपने कपड़े उठा दूसरे कमरे में भाग गई। उसे वहाँ खून से लथपथ पड़ी राधिका को देख बहुत दहशत हो रही थी। उसे सोता देख देवेंद्र वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो वो राधिका के बैग से टकरा गया। पहले तो उसे गुस्से में और जोर से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा, पर फिर तुरंत ही वापस पलटा और बैग लेकर अपने रूम में पहुंचा। अब तक अंजलि भी कपड़े बदल कर आ चुकी थी। देवेंद्र ने कमरे में आते ही जल्दी से उसका बैग खोला और तेजी से उसमें से कपड़े निकाल कर बाहर फेंकने लगा। उसका दिमाग और हाथ दोनों ही बहुत तेजी से चल रहे थे। देवेंद्र, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई सी देवेंद्र से पूछ रही थी, पर देवेंद्र बिना उसे कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। बैग खाली होते ही राधिका के दोनों हाथ पकड़ उसे घसीट कर बैग के पास ले आया। उसके घसीटे जाने की वजह से राधिका हल्की सी कराह उठी। देवेंद्र अभी भी जिंदा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब होश में आएगी तो उसे किसी तरह चुप करा देंगी। कहते हैं किसी का खून पचा पाना आसान नहीं होता। अंजलि ने गुस्से में वार तो कर दिया, लेकिन अब उसका खून देखकर उसके मन में दहशत भर गई थी। आखिर एक साधारण लड़की ही तो थी, कोई प्रोफेशनल किलर तो थी नहीं। जा सेटअप, तुम्हें जो करना था कर लिया। अब जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। मुझे जेल जाने का कोई शौक़ नहीं और ना ही अपना ये ऐसा आराम खोना चाहता हूँ। आखिर इसी के लिए तो इससे शादी की थी और इतने समय से इसे झेल भी रहा था।
अब तुम्हारी गलती की सज़ा मैं नहीं भुगतने वाला, समझी तुम। अब अपनी बकवास बंद करो और मूर्ति बनकर खड़ी मत रहो, मेरी मदद करो जल्दी। अंजलि के पास कोई भी चारा नहीं था, जेल तो उसे भी नहीं जाना था, इसीलिए वो देवेंद्र की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर किसी तरह से उसे बैग में ठूंस दिया और बैग बंद कर दिया। राधिका में अभी भी कुछ सांसें बाकी थी, पर वो इतनी घायल थी कि विरोध नहीं कर पा रही थी। वे सब सुन और महसूस कर रही थी। परी को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वो पोंछ भी नहीं सकती थी। उसकी आत्मा तड़प उठी अपनी नन्ही परी के लिए। धीरे धीरे उसकी वो तड़प भी शांत हो गई। जल्दी जल्दी दोनों ने फर्श पर फैले खून को साफ किया। उसके बाद दोनों बैग को खींचते हुए बाहर आए। ड्राइंग रूम में अंजलि की नज़र सोई हुई परी पे पड़ी तो वो ठिठक गई। देवेंद्र, अंजलि ने डरते हुए परी की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। बाद में देखते हैं, अभी चुपचाप जल्दी चलो, सवेरा होने से पहले इसे ठिकाने लगाना है। दोनों ने जल्दी से बैग को गाड़ी में डालकर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। पहाड़ पर से उन लोगों ने बैग को नीचे फेंक दिया और सुबह होने से पहले ही घर वापस आ गए। दोस्तों, ये कहानी का पहला चैप्टर था। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कहानी के नेक्स्ट पार्ट को पाने के लिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बहुत जल्द मैं इस कहानी का सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए। चलिए मिलती हूँ। वैसे आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ 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 नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए अटक अटक के बोल रही हूँ। ठंड की वजह से मेरे सिर में दर्द हो जाता है बहुत।